नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल बाजवा के उत्तराधिकारी चुनने पर पाकिस्तान में रार गठबंधन सरकार में बढ़ा मतभेद। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चीन ने पाकिस्तान को फिर बनाया बेवकूफ, ग्वादर पोर्ट से स्थानीय लोगों का कोई भला नहीं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नेपाल में है चुनाव और भारत और चीन दोनों की है इस पर नजर, हिंदू राष्ट्र और भारत बनाम चीन जैसे हैं मुद्दे। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट बनाम चीन के घटिया हथियार, दुविधा में पड़ गया है पाकिस्तान, भारत से दुश्मनी पड़ रही है पाकिस्तान को भारी। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा अयोध्या राम मंदिर का भूतल के 80% पत्थर हो चुके हैं तैयार, मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे रामलला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सेना प्रमुख जनरल बाजवा के उत्तराधिकारी पर पाकिस्तान में जबरदस्त उथल पुथल, गठबंधन सरकार में बढ़ गया है मतभेद। जी हां दोस्तों, पीएम शहबाज शरीफ ने अपने शुक्रवार से राजनीतिक सहयोगियों से नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है और इसी बीच देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीएम शहबाज शरीफ जल्दी नियुक्ति करने वाले हैं। पाकिस्तान में इन दिनों नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो गई है और इस खबर के बीच ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और गठबंधन टूट सकती है और शहबाज शरीफ को बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने पाकिस्तान को फिर बनाया बेवकूफ, ग्वादर पोर्ट से स्थानीय लोगों का नहीं होने वाला है कोई भला। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान में चीन द्वारा वित्त पोषित ग्वादर बंदरगाह ने आर्थिक क्रांति का वादा किया था। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद थी कि ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंपे देने के बाद उसके स्थानीय लोगों का भला होगा और उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये एक अलग तरह का बंदरगाह समझौता बनकर रह गया, जिसका आर्थिक लाभ स्थानीय आबादी को नहीं मिल रहा है बल्कि चीन को मिल रहा है। और जिस बात के लिए लगातार भारत अपने पड़ोसियों को चेतावनी देते रहा है कि चीन से बचो, उसका लक्ष्य आपके देश में विकास करना नहीं बल्कि आपको खरीद लेना है, वहीं यहाँ पर पाकिस्तान में साबित हो रहा है। दोस्तों, ग्वादर को लेकर पाकिस्तानियों ने खूब सपने देखे थे कि जब चीन के हाथ में ये बंदरगाह होगा तो हमारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तो कंगाल हो गया, चीन की समृद्धि जरूर बढ़ गई है और अब जबरदस्त कर्ज के बोझ में दब गया है पाकिस्तान और भारत इसके लिए हमेशा से अपने पड़ोसियों को चेतावनी देता रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेपाल में है चुनाव और इस पर भारत और चीन की है पूरी नज़र। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले संघीय और प्रांतीय चुनावों की तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं और साल 2015 में नए संविधान की घोषणा के बाद ये दूसरा चुनाव है। संघीय संसद के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए यहाँ चुनाव होना है। नेपाल के नवोदित लोकतंत्र में नए जान फूंकने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में विधायिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति कार्यालय जैसे संस्थाओं को लोकतांत्रिक मानदंडों पर खड़ा न उतरने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल का चुनाव महत्वपूर्ण है और नेपाल में हिंदू राष्ट्र और भारत बनाम चीन जैसे मुद्दे हैं और आपको बता दें कि बिग ब्रदर है नेपाल का भारत और नेपाल की नेचुरल दोस्ती है, क्योंकि नेपाल को अगर समुद्र का एक्सेस चाहिए तो उसको भारत से दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ अपने पांव तेजी से पसार रहा चीन किसी भी वक्त नेपाल पर, तिब्बत पर, अरुणाचल प्रदेश पर और कुछ ऐसे इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहता है, भूटान पर भी कब्जा कर लेना चाहता है। तो ऐसे में नेपाल को ये सतर्क रहना होगा कि चीन की फंडिंग से और चीन की चालबाजियों से नेपाल के चुनाव में बचा जा सके। और दोस्तों, भारत हमेशा से नेपाल और भारत दोनों के ही बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए खड़ा रहता है और दोनों ही देशों में समृद्धि चाहता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। नेपाल का असली दोस्त कौन है, भारत या चीन? कमेंट में बताइएगा।
जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट बनाम चीन के घटिया हथियार, दुविधा में पड़ गया है पाकिस्तान, भारत से दुश्मनी पड़ गई है भारी। जी हाँ दोस्तों, भारत से दुश्मनी मोल लेने वाली पाकिस्तान की सेना इन दिनों अजीब दुविधा से गुजर रही है और उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की सेना अपने सदाबहार दोस्त चीन से लगातार फाइटर जेट, ड्रोन, रेडार और आर्टिलरी ले रही है और वहीं उसकी अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता लगातार बनी हुई है और इसकी वजह यह है कि चीन के हथियार अभी भी उतने विश्वसनीय नहीं हैं जितने कि अमेरिका के, और यही वजह है कि पाकिस्तान की अमेरिका F-16 फाइटर जेट पर निर्भरता लगातार बनी हुई है और उधर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए दोनों में संतुलन बैठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भूतल के 80% पत्थर हो चुके हैं तैयार, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे रामलला। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम गति पकड़ चुका है और इसके बीच में ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति भी लगातार इसकी प्रगति जानने के लिए बैठक करती रहती है। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने लगातार दूसरे दिन सर्किट हाउस के साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्य प्रगति की जानकारी ली। अयोध्या में इस बार राम जन्मोत्सव के अवसर पर गर्भगृह में रामलला के मुख मंडल तक सूर्य की रोशनी पहुंचाने की भी तैयारी पूरी है और कार्य की गति देखकर लग रहा है कि मकर संक्रांति 2024 पर रामलला को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में रामलला को स्थापित कर दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा कुछ देशों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बना ली है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के लिए आतंक एक गंभीर खतरा है। अमित शाह तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर के समापन सत्र में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का सामना करने के लिए पूरे विश्व को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। वहीं दोस्तों, सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने कहा कि कोई भी देश अकेले आतंकवाद को नहीं हरा सकता। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई जारी रखना चाहिए और इस दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना पड़ोसी देश पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ देशों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू संभाग के जिला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में शनिवार को सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में शुक्रवार शनिवार की रात करीब 11 बजे घुसपैठ की कोशिश होती देखी गई और इसे सीमा पर मुस्तैदी से तैनात जवानों ने नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा भी गया है और शनिवार सुबह सुरक्षा बलों ने मौके पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान हथियारों के साथ एक आतंकी का शव बरामद किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार की स्कीम से पिछड़ जाएगा चीन, भारत में मिलेगा 64 लाख युवाओं को रोजगार। जी दोस्तों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम के असर से अब भारत चीन को पीछे छोड़ने के नज़दीक पहुंच गया है और इस स्कीम का कैसा असर हो रहा है ये महज 2 आंकड़ों से साफ हो जाता है। सबसे पहला तो ये कि इस स्कीम के तहत इस साल मार्च 2.34 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया जा चुका है और आपको बता दें कि इस निवेश से अगले 5 साल में 64 लाख लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनाना चाहता है फ्रांस, कहा ताकतवर देशों की बढ़े भागीदारी, और कल ब्रिटेन ने भी की थी यही मांग। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की है और इसके पहले शुक्रवार यानी 18 नवंबर को ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में ये मांग उठाई थी। यूनाइटेड नेशन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने कहा है कि समय आ गया है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े।
फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बता दें कि मिट्टी में मिल गई पाकिस्तान की इज्जत, कतर में सैनिकों को बना दिया गया सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के देशों के सामने पाकिस्तान की इज्जत दिन पर दिन घटती जा रही है। कभी वो चीन के सामने आर्थिक मदद मांगता है तो कभी किसी अन्य देश के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाता है और अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि पाकिस्तानी जवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है और यहाँ पाकिस्तान के हजारों सैनिक सिक्योरिटी देंगे। और आपको बता दें कि कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच 12 लाख फैंस आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के लिए चोर ले रहे हैं फैसला, शक्तिशाली डाकू छूट रहे हैं और आम आदमी को किया जा रहा है कैद, इमरान खान ने लगाए आरोप। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने शुक्रवार को पीएमएलएन सुप्रीमो नवाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्तिशाली डाकू छूट रहे हैं जबकि आम आदमी को कैद किया जा रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि चोर देश के लिए फैसला ले रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। नवाज शरीफ नए चुनावों का विकल्प नहीं चुन रहे क्योंकि पीएमएलएन नेता जानते हैं कि वो हार जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 में दिखा भारत का दबदबा, पीएम मोदी का मुरीद हुआ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर वापस लौटे और उनका यह दौरा काफी सफल माना जा रहा है और इसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की घोषणा पर बातचीत करने में एक आवश्यक भूमिका निभाई है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन इस सप्ताह की शुरुआत में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित अन्य विश्व के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति देखी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पत्रकारों को धमकी देने वालों की तलाशी, पुलिस की 10 स्थानों में छापेमारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पत्रकारों को आतंकी खतरे के सिलसिले में शनिवार को श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिले में 10 स्थानों पर छापेमारी की और पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को हालिया धमकी मामले की जांच सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की गई है। धमकी के बाद 5 कश्मीरी पत्रकारों के इस्तीफे के बाद पुलिस ने UAPA के तहत एक FIR दर्ज की है और हाल ही में 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की सूची सार्वजनिक की गई थी जिन पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने का आरोप लगाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूल जाएंगे ट्रेन और फ्लाइट, हाइपरलूप से मिनटों में सफर हो जाएगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने शुक्रवार को कहा कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में अल्ट्रा हाई स्पीड यात्रा के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी लाने में रुचि दिखाई है, लेकिन चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। सारस्वत भारत में हाइपरलूप की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समिति का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह है जो ट्यूब में चलती है और अरबपति कारोबारी एलन मस्क का इस तकनीक के विकास में अहम योगदान है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और वाणिज्य अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX मालिक एलन मस्क ने ये तकनीक कभी ड्रीम प्रोजेक्ट में उनके हुआ करती थी और ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तेज गति से सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा। इससे पर्यावरण पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हाइपरलूप अब भारत में भी आ सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र ने हाइपरलूप को एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रैक्टिस के रूप में स्वीकार कर लिया है और यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई और पुणे हाइपरलूप परियोजना के लिए प्रस्ताव लाने की मंजूरी दे दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डाटा चोरी करने वालों की खैर नहीं, अब लग सकता है 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। 2019 में ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में 15 करोड़ रुपए या किसी इकाई के वैश्विक कारोबार का 4% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था और मसौदे में भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है जो बिल के प्रावधानों के अनुसार
कार्य करेगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा जुर्माना, किसी भी स्थिति में 500 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना नहीं होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान, 15 दिनों में 25 रैलियां। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा इलेक्शन नजदीक आने के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब अपने अभियान के चरम पर है और उसका नेतृत्व करने के लिए अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को उतारने जा रही है। और इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले एक पखवाड़े में राज्य भर में करीब 25 रैलियां करने वाले हैं और इन रैलियों की शुरुआत शनिवार 19 नवंबर की शाम को शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और शनिवार की शाम प्रधानमंत्री वलसाड में एक रैली को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे और फिर सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये 4 रैलियां वेरावल, धोरारजी और इसी के साथ अमरेली और बोटाद में होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बीजिंग के ऐतिहासिक थिएटर को किया गया बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और इस दौरान 24 घंटे में 24,263 कोविड-19 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। राजधानी बीजिंग में कोरोना के 515 मामले आने के बाद चीनी अधिकारियों ने सबसे पुराने और प्रसिद्ध थिएटर में नाटकीय प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अटकाना लटकाना भटकाना युग अब समाप्त हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर के लोगों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये। और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अटकाने लटकाने और भटकाने का समय अब चला गया है। ईटानगर में पीएम मोदी ने कहा कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था कि हम ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना लटकाना और भटकाना वो समय अब चला गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने 2019 में इसकी शिलान्यास किया तब चुनाव होने वाले थे। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने शोर मचाया कि हवाई अड्डा नहीं बनने जा रहा है और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ गई ठंड, दिल्ली में गिर गया पारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है। कई राज्यों में ठंड की दस्तक हो चुकी है तो दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है। बिहार और झारखंड में भी अब लोगों को ठंड परेशान करने लगी है और इधर अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। और दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल विधानसभा में शुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कोयला घोटाले के 1000 करोड़ रुपए प्रदेश के प्रभावशाली राजनेताओं को मिले। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि राज्य में 2400 करोड़ के कोयला तस्करी घोटाले का करीब 1000 करोड़ रुपए सत्तारूढ़ दल के एक प्रभावशाली राजनेता के पास किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि ये प्रभावशाली नेता है जो राज्य में सत्तारूढ़ दल, पुलिस व प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पर फिर हो सकता है जानलेवा हमला, कोर्ट ने किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर इस महीने जानलेवा हमला हो गया था। आज़ाद मार्च निकालने के दौरान एक शख्स ने उन्हें गोली मारी थी और अब उस चोट से तो इमरान खान उबर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट ने आगाह किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री पर फिर जानलेवा हमला हो सकता है। कोर्ट के पास इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट आई है और उन्हीं के आधार पर कहा जा रहा है कि इमरान खान पर अभी संकट टला नहीं है और उन पर फिर हमले की भी आशंका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करे उसको भुगतना होगा अंजाम, पीएम मोदी की चीन पाकिस्तान को 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर को लेकर आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्हें खड़ी खड़ी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ अन्य देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किए जाने की बात कही।
आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 70 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। और पीएम ने कहा कि आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को भी अलग थलग किए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है चीन और पाकिस्तान जो पैसे के दम पर आतंकवाद पालते हैं और दूसरों को इससे परेशानी में डालते हैं, क्या इनको वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेश मंत्रालय का ड्राइवर गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेज रहा था गुप्त सूचनाएं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विदेश मंत्रालय के एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और उस पर जासूसी का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को जवाहरलाल नेहरू भवन से गिरफ्तार किया गया है और वो पैसे के बदले पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं और दस्तावेज मुहैया कराता था। बताया गया है कि वो जिस व्यक्ति को जानकारी देता था वो पूनम शर्मा या पूजा के नाम से जुड़ा हुआ था और ये मामला हनी ट्रैप का माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय के ड्राइवर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है और सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया ड्राइवर पाकिस्तान की एक महिला जासूस को विदेश मंत्रालय से जुड़ी जानकारियों को भेज रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में फिर फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में 25,353 नए मामले आ गए सामने। जी हाँ दोस्तों, चीन में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 17 नवंबर को आए नए मामलों की संख्या ने चीन के साथ साथ दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और इस दौरान 24 घंटे में 25,353 कोविड-19 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शुक्रवार को कहा कि इन मामलों में 2362 लक्षण वाले थे और 22,991 मामले गैर लक्षण वाले थे और अप्रैल के बाद से ये 24 घंटे में सबसे बड़ी वृद्धि है और इसमें बीजिंग में रिकॉर्ड 466 मामले भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें, न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के अनुसार एक दिन पहले चीन में नए मामलों की संख्या 23,276 थी और इसमें 23,088 लक्षण वाले और 20,888 मामले गैर लक्षण वाले थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी गतिविधियों पर भेजा अलर्ट, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सरकार को लगातार अलर्ट भेज रही है और अब प्रदेश में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राज्य पुलिस को इनपुट भेजा है और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार कर रहे नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। पता चल रहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक केंद्र को कोई जवाब नहीं भेजा है, लेकिन खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।